नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के बारे में। अगर आप बीए के 5th सेमेस्टर में हैं और आपका सब्जेक्ट क्या है, आप बीए के 5th सेमेस्टर में हैं और आपका सब्जेक्ट है हिंदी साहित्य, तो हिंदी साहित्य में आपको 2 पेपर पढ़ने पड़ते हैं। पहला पेपर का नाम है साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना और दूसरे पेपर का नाम है हिंदी का राष्ट्रीय काव्य। ठीक है, यानी हिंदी का एक ऐसा काव्य जो कि राष्ट्रवादी परंपरा से जुड़ा रहा है आदिकाल से लेकर के और वर्तमान यानी आधुनिक काल तक के जितने भी राष्ट्रीय काव्य धारा के विषय रहे हैं वहां तक आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, हिंदी का जो यह लेक्चर है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना दोनों से जुड़े हुए पहलुओं पर चर्चा करेंगे। ना केवल काव्य शास्त्र संस्कृत काव्य शास्त्र की ही बात नहीं बल्कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र भी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। एक बहुत बड़ा सिलेबस आपका हिंदी साहित्य के पेपर 1 का है। जिस तरीके से आप पहले सेमेस्टर में हिंदी काव्य में पढ़ते हैं बहुत ही ब्रॉड सिलेबस, उससे भी बड़ा सिलेबस, सबसे बड़ा सिलेबस अगर यूं कहें हिंदी साहित्य का अगर कोई है बीए में तो ये बीए के 5th सेमेस्टर का पहला पेपर है। हिंदी आलोचना का प्राय एक अलग पेपर होता है और हिंदी काव्य शास्त्र का एक अलग पेपर होता है। हिंदी काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र और हिंदी आलोचना सभी को एक में समाहित करके एक पेपर बनाया गया बीए 5th सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए। नवीन मॉडल पेपर के बारे में चर्चा करेंगे 2026, 27, 28 सभी के लिए बहुत ही जबरदस्त लेक्चर होगा ये। ठीक है, आइए चर्चा करने का प्रयास करते हैं। बहुत ही बारीकी के साथ चीजों को समझाऊंगा। हाय दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। चलिए जानने का प्रयास करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर। लघु उत्तरीय क्वेश्चन जिनकी संख्या कम से कम 20 होगी और 250 शब्दों से अधिक शब्दों में हम इसको लिखने का प्रयास करेंगे। लघु उत्तरीय में, अति लघु उत्तरीय में कैसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, दीर्घ उत्तरीय में आप इस टाइप के उत्तर को लिख दीजिएगा, आपको नंबर अच्छा मिलेगा। प्रश्न है काव्य प्रयोजन यानी पर्पज ऑफ पोएट्री से आप क्या समझते हैं? कोई 2 मुख्य प्रयोजन बताइए काव्य लिखने के। प्रयोजन माने क्या होता है? प्रयोजन माने होता है उद्देश्य, यानी काव्य को लिखने का क्या उद्देश्य है उसी को काव्य का प्रयोजन कहा जाता है। यह बात आप ध्यान रखेंगे, यानी काव्य क्यों लिखा जाए, काव्य लिखने का क्या उद्देश्य है, यही उद्देश्य होता है काव्य का प्रयोजन। ठीक है, देखिए लिखेंगे काव्य प्रयोजन का अर्थ कवि के द्वारा काव्य रचना का उद्देश्य और उस रचना से पाठक को प्राप्त होने वाला लाभ होता है। यानी पाठक को उस रचना से क्या लाभ होगा और एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए कवि एक रचना को लिखता है, एक लेखक एक रचना को लिखता है। तो काव्य प्रयोजन का सीधा सा मतलब होता है जब एक कवि अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पाठक का लाभ चाहते हुए जब कोई रचना लिखता है वही काव्य का उद्देश्य या काव्य का प्रयोजन होता है। काव्य क्यों लिखा जाए, इसके पीछे क्या प्रयोजन है, क्या उद्देश्य है, वही काव्य का प्रयोजन होता है। ठीक है, आचार्य मम्मट नाम के एक जो है विद्वान हैं जिन्होंने कहा कि काव्यम यश से अर्थ कृते, काव्यम यश से अर्थ कृते कह करके इसके 6 प्रयोजन बताए हैं। काव्यम यश से अर्थ कृते है, यानी काव्य प्रयोजन कितने होते हैं? 6 प्रयोजन होते हैं काव्य के। उन्हीं 6 प्रयोजन के आधार पर ही काव्य लिखे जाते हैं, चाहे जो भी काव्य हो। मुख्य 2 काव्य प्रयोजनों की अगर बात की जाए तो मुख्य 2 काव्य प्रयोजन कौन कौन से उसको समझते हैं। देखिए, पहला प्रयोजन आपका काव्य का होता है यश प्राप्ति यानी कीर्ति। कवि को अपनी रचना से समाज में सम्मान और प्रसिद्धि मिलती है। जैसे कि कालिदास और तुलसीदास को एक प्रसिद्धि मिली। तुलसीदास जो है समन्वय की विराट चेष्टा रखने वाले कवि हिंदी साहित्य के, कालिदास संस्कृत के महान विभूतियों में जाने जाते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम ऐसे महान महाकाव्यों महाग्रंथों को लेखक हैं आचार्य कालिदास, संस्कृत भाषा के बड़े अच्छे विद्वान। गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी की बात की जाए तो ये भी एक अच्छे विद्वान, श्री रामचरितमानस को लिखा। हिंदी साहित्य के प्रबल कवि के रूप में जाने जाते हैं। ना केवल कवि बल्कि इनको लोग सनातन धर्म के या जो हिंदू धर्म के लोग पूजते हैं इनको, जो कि इन्होंने श्री रामचरितमानस जैसी रचना लिखी जो कि हिंदुओं के घरों में प्रायः एक जो है एक धार्मिक पुस्तक के रूप में पूजी जाती है। और 24 घंटे अखंड रामायण पाठ जो होता है इन्हीं की रचना, तुलसीदास जी की रचना रामचरितमानस का किया जाता है। ठीक है, तो पहली बात तो यश प्राप्ति के लिए, यानी कोई भी कवि कोई भी लेखक अगर कोई रचना लिखता है तो वो अपनी प्रसिद्धि के लिए, अपने यश प्राप्ति के लिए लिखता है। पहला उद्देश्य तो ये होता है। कोई भी ऐसे कुमार विश्वास है तो कोई कविता लिखते तो यश प्रसिद्धि उनको मिलती है, काव्य पाठ करते हैं, तो ऐसे कोई भी कवि हो सकता है। और दूसरा होता है आनंद प्राप्ति।
सद्या परिनिर्वर्तये, यानी काव्य पढ़ने या सुनने से पाठक को तुरंत अलौकिक आनंद यानी ब्रह्मानंद सहोदर की अनुभूति होती है। ब्रह्मानंद सहोदर को अलौकिक आनंद कहते हैं, यानी कि अलौकिक आनंद मतलब ब्रह्मानंद सहोदर, यानी कि ब्रह्म आनंद, जिस तरीके से ब्रह्म में लीन हुआ एक व्यक्ति जो होता है आनंदित महसूस करता है, इसी तरीके से जब एक कवि की रचना को जब कोई जो है पाठक पढ़ता है तो वो आनंदित हो जाता है। वह आनंद उस ब्रह्म और उस जीव आत्मा के मिलन के सुख के बराबर होता है जब एक पाठक को कविता के द्वारा आनंद की अनुभूति होती है। ठीक है, तो उसी को ब्रह्मानंद सहोदर की अनुभूति होती है, जो इसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यानी कि आनंद प्राप्ति और यश प्राप्ति, ये आनंद प्राप्ति किसको होगी? पाठकों को होगी। यश प्राप्ति किसको होगी? रचनाकारों को होगी, यानी कि कवियों को होगी। इस तरीके से कोई भी कवि कोई भी रचना लिखता है, उसके पीछे का क्या उद्देश्य होता है, उसी उद्देश्य को काव्य का प्रयोजन कहा जाता है। यह बात आप बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न आ चुका महोदय। प्रश्न है, भारतीय काव्य शास्त्र के अनुसार काव्य हेतु, यानी कि काव्य हेतु क्या होता है, इसके बारे में बताएं। काउज ऑफ पोएट्री। देखिए, काव्य हेतु का अर्थ होता है वे कारण, यानी काव्य हेतु किन कारणों से कोई भी व्यक्ति ने काव्य लिखा है। उद्देश्य हो गया काव्य प्रयोजन, और हेतु का मतलब होता है कि आखिरकार किन कारणों से, कौन सा ऐसा फैक्टर रहा, कौन सा ऐसा रीजन रहा जिस रीजन की वजह से काव्य को लिखा गया। यानी काव्य हेतु का अर्थ क्या होता है? कारण यानी रीजन, शक्ति या फिर योग्यता, यानी कि जिसके होने पर कोई व्यक्ति काव्य रचना कर पाता है, यह काव्य का मूल प्रेरक तत्व होता है। यानी काव्य हेतु का मतलब होता है कि किन चीजों के द्वारा, आखिरकार वो कौन सी चीजें हैं जो कि आपको मोटिवेट करती हैं किसी भी रचना को लिखने के लिए। काव्य प्रयोजन तो हो गया आपका उद्देश्य, लेकिन काव्य हेतु जो होता है वो कोई ना कोई कारण होता है काव्य लिखने के पीछे, या कोई शक्ति आपको प्रभावित करती है, आपके अंदर कुछ ऐसी शक्ति होती है जिससे आप काव्य लिखते हैं, या आप इतने योग्य होते हैं, आपके अंदर एबिलिटी होती है काव्य रचना लिखने की, योग्यता, जिसके होने पर कोई व्यक्ति काव्य रचना कर पाता है। यह काव्य का मूल मोटिवेटर फैक्टर होता है, प्रेरक तत्व होता है। कौन? काव्य का हेतु। काव्य हेतु के द्वारा ही रचनाएं लिखी जाती हैं, यही मोटिवेशन देते हैं कवियों को लिखने के लिए। आचार्य इसे 3 मुख्य भागों में बांटते हैं। जो आचार्य रहे हैं, संस्कृत काव्य शास्त्री रहे हैं, वो लोग इसको 3 भागों में बांटते हैं। पहला है प्रतिभा, यानी जीनियस, जन्मजात या ईश्वरीय शक्ति होती है प्रतिभा। प्रतिभा हर व्यक्ति में होती है। प्रतिभा अगर आपके अंदर है तो काव्य आप जो है, काव्य हेतु क्या है? प्रतिभा ही काव्य हेतु है। तो प्रतिभा हो गई, ठीक है। व्युत्पत्ति, यानी कि जैसे आपके अंदर स्किल्स है, ठीक है, तो स्किल्स अगर आपके अंदर है, प्रतिभा है आपके अंदर, आपका कोई मोटिवेटर फैक्टर है बाहर से, तो वो सब भी आपको प्रभावित करते हैं और आप काव्य को लिखते हैं। यानी काव्य हेतु का सीधा सीधा मतलब होता है कि आपके अंदर क्या चीजें हैं जो कि आपको काव्य करने के लिए मजबूर करती है, कौन से ऐसे कारण है जो कि आपको मोटिवेट करते हैं, प्रेरित करते हैं कि आप इस रचना को लिखें। तो प्रतिभा जन्मजात या ईश्वरीय शक्ति होती है जो नए विचारों और कल्पनाओं को जन्म देती है। इसे मूल हेतु माना जाता है। मूल काव्य हेतु किसको मानते हैं? प्रतिभा को। अगर प्रतिभा ही ना हो तो काव्य करना बड़ा असंभव हो जाएगा। दूसरा है व्युत्पत्ति। विभिन्न शास्त्रों, कलाओं और लोक व्यवहार का ज्ञान होना ही व्युत्पत्ति होता है। आपके अंदर कितना ज्ञान है, स्किल्स क्या क्या है, शास्त्रों का ज्ञान, कलाओं का ज्ञान है, आपको लोक व्यवहार का अच्छा नॉलेज है, तो ये सब नॉलेज आपको मोटिवेट करेगा कि आप कोई ना कोई चीज रचनाएं लिखते रहें। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये सब आपको प्रेरित करते हैं रचना करने के लिए। और तीसरा काव्य हेतु होता है अभ्यास। ठीक है, तो व्युत्पत्ति, प्रतिभा और अभ्यास, यानी कि रिविजन, लगातार आप जो है प्रैक्टिस करते रहे। तो करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, और रस्सी आवत जात ही सिल पर परत निशान। यानी कि रसरी के आने जाने से इस तरीके से कुआं के धरन पर उस पत्थर पर जो है लकीर बन जाती है और पत्थर घिस जाता है रस्सी के आने जाने से, इसी तरीके से जड़ व्यक्ति, मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति लगातार प्रयास के बाद में वह अच्छा काव्य लिखना शुरू कर देता है। क्या कोई काव्य रचना जब पहले कोई व्यक्ति लिखता, पहला रचना लिखता, पहली कविता, तो गलत लिखता है, कुछ कमियां रह जाती हैं उसमें, लेकिन वो धीरे धीरे करके अभ्यास करता जाता है और वो अच्छे से अच्छी जो है रचना करना शुरू कर देता है। इस तरीके से आपको मैंने समझाया। तो काव्य का हेतु में कौन कौन से काव्य हेतु हैं? प्रतिभा, व्युत्पत्ति यानी कि ज्ञान, व्युत्पत्ति माने ज्ञान होता है, प्रतिभा माने आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए वो चीज करने का, और तीसरा होता है आपके अंदर क्या होनी चाहिए? अभ्यास, आपके अंदर अभ्यास के गुण, प्रैक्टिस आपके अंदर होने। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट मैन। ठीक है, विराट कोहली प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे अभी कुछ दिन पहले तक,
वो अच्छे तरीके से नहीं खेल पाए, लेकिन दो मैच खेले, तीसरे मैच में उन्होंने वनडे में मारा बढ़िया अच्छे तरीके से। हमारे जो इस समय टेस्ट प्लेयर चल रहा, टेस्ट वाले एकदम से पूरा बर्बाद करके रख दिए हैं, ठीक है, पूरी टीम को। तो ये मेहनत नहीं करते हैं घर पर जा करके, तो ऐसे दिक्कत होगी, सभी लोग ऑल आउट हो जाएंगे। वहीं पर 500 रन साउथ अफ्रीका मार दे रही है, वही पिच पर इंडिया वाले जो है 100-150 रन बनाने में एकदम से मरे जा रहे हैं। उनको पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पर भी ये पिच है कि सुबह पिच बदल जाती है, क्या होता है कुछ समझ में नहीं आता उनको कि हाँ भाई क्या खेल रहे हैं क्या नहीं खेल रहे हैं। अरे तुम्हारे जमीन पर तुम्हारे घर में आकर के वो हरा करके जा रहा है साउथ अफ्रीका तुमको, और यही नहीं पता चल रहा टेस्ट क्रिकेट कैसे खेली जाती है। पुजारा उजारा चले गया, अजिंक्य रहाणे पुजारा दिन भर खड़े होकर के खेलते रहते थे, ऐसे पूरे शरीर ये गेंदबाज लागी रहती थी, तनिको उनको फर्क ही नहीं पड़ता था, खून गिरने लगता था, लेकिन खेलते रहते थे। अब रोहित शर्मा विराट कोहली उसमें टेस्ट वाले में है नहीं, सभी लोग ऐसे एकदम से डरे डरे पता नहीं कैसे खेल रहे हैं। चले, तो अभ्यास, लगातार काव्य रचना करने का प्रयास और निरंतर प्रयास करते रहना ही अभ्यास होता है। तीसरा प्रश्न आपका रस सिद्धांत, यानी कि रस थ्योरी को सरल भाषा में समझाइए। इसके 4 मुख्य अंग कौन से हैं रस के, वो भी बताएं। देखिए, रस सिद्धांत भारतीय काव्यधारा का मूल आधार है, यहीं से भारतीय काव्य शास्त्र की शुरुआत होती है। रस सिद्धांत के प्रणेता आचार्य हैं आचार्य भरत मुनि जी। उनकी एक रचना है नाट्यशास्त्र, जो कि बड़ी फेमस है, और उसी में उन्होंने 8 प्रकार के रसों का जो है बारे में बताया। बाद में एक 9वां रस भी आता है, ठीक है, शांत रस के नाम से, तो इस तरीके से भक्ति रस के नाम से आता है। तो जो रस की बात है, रस को काव्य की आत्मा मानने वाले शास्त्रियों में, विद्वानों में रस सिद्धांत के आचार्य कहे जाते हैं, और खास करके सबसे पहले जो विद्वान है भारतीय काव्य शास्त्र के, वो आचार्य भरत मुनि साहब ही रहे हैं। तो रस सिद्धांत के प्रणेता कौन रहे हैं? भरत मुनि। इसका सरल अर्थ यह है कि काव्य से प्राप्त होने वाला आनंद या स्वाद ही रस कहलाता है। रस वह स्थिति होती है बाबू, जब दर्शक या पाठक का मन भाव में पूरी तरह से डूब जाता है, भावों से वो इमोशनल हो जाते हैं। जैसे कोई अगर रोमांटिक मूवी देख रहे हैं तो उनको अपनी प्रेमिका की याद आ जाए, इसी को कहते हैं भाव विभोर हो जाना। यहीं पर रस की उत्पत्ति होती है। कोई पिक्चर आप देख रहे हैं, वहां पर हीरोइन मर गई है, हीरो उसको इसे एकदम से अपनी बाहों में लेकर के बैठ करके रो रहा है बिलख बिलख करके। आप भी इमेजिन कर लेते हैं कि हमारी ऐसी प्रेमिका जब मरेगी हम भी ऐसे रोएंगे। या आपको दुख होता है कि उसकी प्रेमिका मर गई है, आप ये नहीं सोचेंगे हमारी प्रेमिका मरेगी तो हम रोएंगे। आपको इस बात का दुख है कि भाई हीरोआ को हीरोइनिया नहीं मिली। अभी एक पिक्चर आई है नई नई, क्या नाम है, एक दीवाने की दीवानियत। हीरोइन पूरा मूवी में क्या करती है, वो हीरो से नहीं मिलती है, मतलब कि हीरो से नहीं मिलती। हीरो जो है बहुत बड़ा वो रहता है, तो हीरो कहता कि हाँ भाई चलो ठीक है, हम जो है आपसे मिलेंगे, ठीक है, मतलब कि वो हीरो जो है मतलब कि हीरो पीछे रहता है, हीरो लगातार उससे प्रयास करता है कि भाई पैचअप मतलब हो जाए और शादी हो जाए, लेकिन वो शादी नहीं करती। हीरोइन रहती पिक्चर में भी, वो हीरोइन रहती है, और हीरो प्रधानमंत्री मतलब कि मुख्यमंत्री बनने के कगार पर है, ठीक है, और इस तरीके से चलते रहती है। लेकिन जब लास्ट में जो है वो कहती है कि जो है मतलब एक सिस्टम पता नहीं क्या है उसमें, देखिएगा आप तो पता चल जाएगा। तो ऐसे में वो मर जाती है, मतलब हीरो मर जाता है, उसी के चक्कर में गोली लगती मर जाता है। जब मर जाता है और जब मरता है तो उस समय उसी दिन वो मान जाती है कि हाँ जो है हम जो है शादी करेंगे, लेकिन इसको पता नहीं होता वो जो है गोली आकर के लग जाती है, इसको शर्त लगा देती है कि भाई हाँ जो है इसको जो मारेगा वो तमाम चीजें हैं उसको नहीं बोला जा सकता, तो ऐसी चीजें। तो वहां पर जब वो मर जाता तो बिलक बिलक करके रोती है। ऐसे में सिनेमा घरों से निकलते हुए जो जोड़े थे उस समय वो देखने लायक थे। जब वो निकल रहे थे तो आप देखे होंगे कि किस तरीके से रोते हुए सभी लोग निकल रहे थे। तो जो 2 युगल जोड़ी सिनेमा घरों में जाती हैं और वहां से जब बाहर निकलती हैं तो जब घुसते हैं तो उनको घर की पूरी माहौल या अपनी दुनिया के दिमाग में भरे रहते चीजें, कूड़ा कबाड़, ये दुनिया भर की चीजें दिमाग में रहती हैं। लेकिन जब आप उस समय मूवी देख रहे होते सिनेमा घर में बैठ करके, तो मूवी में जो चल रही चीजें होती उसी भाव के साथ आप तदात्म स्थापित कर लेते हैं। उसी भाव के साथ क्या हो जाते हैं, उसी में एकदम से घुल मिल जाते हैं। इसी घुलने मिलने की प्रक्रिया, भाव विभोर हो जाने की प्रक्रिया, भाव में एकदम से अपने भाव को छोड़ करके, जो आपने घर से भाव लेकर के चले हैं उस भाव को छोड़ करके और उस मूवी के भाव में एकदम से तल्लीन हो जाना, इसी को बेटा साधारणीकरण का सिद्धांत कहते हैं, रसस्वादन कहते हैं। और यही रस काव्य की आत्मा होती है। अगर काव्य को पढ़ने से किसी नाटक या पिक्चर मूवी को देखने से जो आनंद का भाव मन में उत्पन्न होता है उसी को रस कहते हैं। अर्थात अगर आप पिक्चर देखें और आपको रस ही या आपको भाव ही ना मिले उससे कोई, तो ऐसे में क्या होगा, वो रस
मतलब कि वो जैसे एक मुर्दे की शरीर की भांति काव्य लगेगा, यानी उसमें आत्मा विहीन काव्य लगेगा। कहने का तात्पर्य कि जिस तरीके से एक मुर्दा होता है, शरीर होता है मनुष्य का, उसमें जीव आत्मा नहीं है, तो मनुष्य का शरीर निरर्थक होता है। इसी प्रकार से काव्य उसी प्रकार से निरर्थक हो जाएगा जब उसमें रस नहीं होगा। अर्थात भरत मुनि काव्य को रस की आत्मा कहते हैं, कहते हैं रसस्सते असो इति रसाः। इस तरीके से भरत मुनि रस का समर्थन करते हुए रस को काव्य की आत्मा स्वीकार करते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा और चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। इसके 4 मुख्य अंग हैं रस के। कौन कौन से? पहला अस्थाई भाव। अस्थाई भाव मन में हमेशा रहने वाला मूल भाव, जैसे प्रेम, प्रेम हमेशा रहता है। दुख, क्रोध, ये सब जो होते हैं हमेशा रहते हैं। ठीक है, प्रेम, दुख, क्रोध ये सब हमेशा रहने वाले भाव होते हैं। क्लियर? इसको कहते हैं क्या? अस्थाई भाव, जो विद्यमान रहते हैं आपके दिमाग में। दूसरा होता है विभाव। विभाव वे कारण है जिनसे भाव जागृत होते हैं, जैसे नायक या नायिका। नायक या नायिका जो कुछ का काम करते हैं, उनकी वजह उनको देख करके हमारे मन में भाव उत्पन्न होते हैं। विभाव जो होता है एक कारण होता है जो अस्थाई भाव को जागृत करता है। तीसरा होता है अनुभाव। भावों के बाद होने वाली शारीरिक चेष्टाएं, जैसे हंसना, रोना। ठीक है, जैसे आपको किसी ने जो है बड़े कोई मजे कॉमेडी चल रही, कॉमेडी मूवी, तो हंस रहे तो आपने हंस दिया, तो हंसना आपका। देखिए प्रेम, दुख, क्रोध आपके अंदर विद्यमान है। लेकिन जैसे आपने सांप को देखा, अचानक से आप डर गए और आपका शरीर कांपने लगा था, तो डरना आपका क्या हो गया? आपका डरना जो हो गया, वो डरना सांप की वजह से आपने डरा, विभाव हो गया। ठीक है, अस्थाई भाव जागृत हो गया, आप डर गए एकदम से। ठीक है, और हंसना, शरीर आपका हिल गया, वो अनुभाव हो गया। यानी शरीर की क्रिया करेगा तो अनुभाव हो गया, यानी भावों के आधार पर शरीर जब क्रिया करते हैं उसको अनुभाव कहते हैं। व्यभिचारी भाव क्या होता है, या इसी को संचारी भाव कहते हैं। जैसे पानी के बुलबुलों की तरह आने जाने वाले भाव, जैसे चिंता, हर्ष, इन सभी को व्यभिचारी या संचारी भाव कहते हैं, जो क्षण भर में आते हैं, क्षण भर में चले जाते हैं। समझ में आई चीजें? यही सब चीजें हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चौथा प्रश्न, ध्वनि सिद्धांत। तो विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, संयोग आदि रस निष्पत्ति। यानी कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से जब कोई भी चीज पुष्ट होता है तब रस की उत्पत्ति होती है। जैसे कि शोक, अस्थाई रस का करुण, मतलब अस्थाई रस का अस्थाई भाव जो होता है समय विद्यमान रहता है। करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? शोक। अब यहाँ पर शोक आप कैसे परिभाषा लिखेंगे कि यही शोक नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के मिलने से यही जो शोक नामक अस्थाई भाव होता है वो क्या करता है? शोक नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति करता है। तो रस की उत्पत्ति इन्हीं चारों भावों के मिलने से होती है। ध्वनि सिद्धांत का केंद्रीय विचार क्या है? देखिए ध्वनि सिद्धांत की बात की जाए तो इसके प्रवर्तक कौन है? आनंदवर्धन है। ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? आनंदवर्धन है। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? ध्वन्यालोक। ध्वन्यालोक पुस्तक का नाम, किसके पुस्तक का नाम ध्वन्यालोक है? आनंदवर्धन की पुस्तक का क्या नाम है बेटा? आनंदवर्धन की पुस्तक का नाम है ध्वन्यालोक। ठीक है, क्या नाम है? ध्वन्यालोक इनकी पुस्तक का नाम है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्या नाम है बेटा? ध्वन्यालोक जो है ये आनंद यानी कि इनके आनंदवर्धन की पुस्तक का नाम है। इस सिद्धांत का केंद्रीय विचार यह है कि काव्य में शब्दों का वाच्यार्थ यानी सीधा अर्थ जो होता है उसको वाच्यार्थ कहते हैं। लक्ष्यार्थ जो सांकेतिक अर्थ होता है, यानी कहा कुछ और जाए उसका अर्थ और निकले। व्यंग्यार्थ होता है प्रकट अर्थ। ठीक है, यही होता है। तो ध्वनि सिद्धांत में क्या होता है? यानी कि अभिधा, लक्षण और व्यंजना, ये सब शक्तियों का प्रयोग इसमें आपको दिखाई पड़ता है। वे मानते हैं, कौन? आनंदवर्धन साहब, कि काव्य की आत्मा उसका व्यंग्यार्थ या ध्वनि ही होती है। यानी ध्वनि जो होती है काव्य में, यानी व्यंग जो किया था काव्य में, प्रतीक, शब्दावली, व्यंग्यात्मक चीजें, यही काव्य की आत्मा है। जब काव्य में व्यंग्यार्थ, वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ से अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, जब व्यंग्यार्थ क्या हो जाता है? वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ से अलग, मतलब कहीं अलग व्यंग्यार्थ का अर्थ ज्यादा बढ़ जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? वहां पर उत्तम काव्य यानी कि वहां पर ध्वनि कहलाता है, उसी को ध्वनि कहते हैं, उसी को उत्तम काव्य कहते हैं। जहां पर व्यंग्यार्थ यानी कि जो व्यंजना शब्द शक्ति है वो प्रबल मात्रा में प्रयोग की जाती है, तो व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग जो है कहीं ना कहीं पे, ठीक है, व्यंजना ध्वनि जो होती है वो किसने प्रयोग किया है? आनंदवर्धन ने। ठीक है, उदाहरण के रूप में समझे से गंगा में गांव, गंगा में गांव है का व्यंग्यार्थ होता है कि गांव में शीतलता और पवित्रता है। ठीक है, तो जैसे हमने लिख दिया कि गांव में शीतलता और पवित्रता है, तो ये बात तो कोई भी व्यक्ति लिख सकता है। इसमें काव्यात्मक गुण कहां से आया? काव्यात्मक गुण इसमें तब आता है जब आप लिखें गंगा में गांव है। गंगा में गांव है, इसका मतलब क्या हो गया? यानी कि इसका
अर्थ क्या है, तो अर्थ देखिए गंगा में एक गांव है, ठीक है, या गंगा में गांव है, गांव में गंगा, इसका कोई अर्थ क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, गांव में शीतलता और पवित्रता है, गंगा शीतल भी है और पवित्र भी है, यानी एक गंगा शब्द के लाने से आप देखते शीतलता और पवित्रता उसी में समिट जाती है, अतः यहाँ पर व्यंग्यार्थ का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से जब कोई कवि लिखता है तो वह कवि जो होता है वो एक प्रकार से एक अच्छा काव्य या उत्तम काव्य लिखता है, और यही काव्य की आत्मा होती है। अगर यही नहीं हो तो काव्य का मतलब एकदम से प्राण विहीन काव्य माना जाएगा। इस तरीके से विद्वान बताते हैं आनंदवर्धन। पांचवा सिद्धांत आप देखें, पांचवा प्रश्न आपका आ चुका वक्रोक्ति सिद्धांत। वक्रोक्ति थ्योरी को सरल उदाहरण के साथ समझाइए। देखिए वक्रोक्ति सिद्धांत क्या है बेटा, वक्रोक्ति के प्रवर्तक हैं वक्रोक्ति संप्रदाय के आचार्य कुंतक। आचार्य कुंतक वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, ठीक है। और आचार्य क्षेमेंद्र जो हैं वो किसके हैं, औचित्य संप्रदाय के क्षेमेंद्र हैं, और वक्रोक्ति संप्रदाय के कौन है, कुंतक है। वक्र उक्ति जो होती है, वक्र उक्ति का सरल अर्थ होता है टेढ़ा कथन। वक्र उक्ति माने होता है, वक्र कैसे बनता है, इस तरीके से वक्र बनता है, ऊपर नीचे करके, तो टेढ़ा कथन। वक्र उक्ति, वक्र माने होता टेढ़ा, टेढ़ बाकुल, उक्ति माने होता कथन, यानी टेढ़ा कथन को ही हम क्या कहते हैं, वक्र उक्ति, या चमत्कार पूर्ण ढंग से कहना किसी भी चीज को, उसी को हम बोलते हैं टेढ़ा कथन, ठीक है, या वक्रोक्ति। कुंतक, आचार्य कुंतक कहते हैं कि काव्य की आत्मा वक्रोक्ति होती है, यानी किसी भी काव्य को, किसी भी लाइन को सीधे सीधे नहीं कहना चाहिए, उसको टेढ़ा मेढ़ा करके तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करें, ताकि उसको पढ़ने में समझने में थोड़ी सी कठिनाई जरूर लोगों को हो, और वही चीज जब होती है तो वही काव्य कही जाती है। सामान्य भाषा से बिल्कुल अलग होनी चाहिए। यह सामान्य भाषा से अलग एक ऐसा कथन होता है जिसमें चमत्कार, सौंदर्य या विलक्षणता होती है, ठीक है। तो चमत्कार, सौंदर्य या विलक्षणता जो होती है ये इसमें आपको दिखाई पड़ती है, किसमें बेटा, वक्रोक्ति में। उदाहरण के रूप में समझे, जैसे सीधा कथन है कि वह बहुत अच्छा बोलता है। ये सीधा कथन क्या है, वह बहुत अच्छा बोलता है, एक सीधा सपाट कथन है, ये कोई भी व्यक्ति बोल सकता है, कह सकता है। लेकिन वक्रोक्ति में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो यही इसी चीज को क्या लिखेंगे, उसकी बाणी सुन करके फूल झड़ते हैं, उसकी बाणी सुन करके फूल झड़ते हैं। यहाँ पर वक्रोक्ति का प्रयोग किया गया, यानी कि उसकी बाणी सुन करके फूल झड़ते हैं। इसका तात्पर्य क्या है, वह बहुत सुंदर बोलता है। इसका अर्थ क्या है, बहुत सुंदर बोलता है। आप सीधे सपाट बोलेंगे कि बहुत सुंदर बोलता है तो उतना अच्छा नहीं लगेगा। काव्य में जब हम क्या कहते हैं, उसकी बाणी सुन करके फूल झड़ते हैं, उसकी आंखें देख करके मृग की याद आती है, वो ऐसी चाल चलती लगता है कि कोई हाथी मदमस्त चाल में चल रही हो, इसीलिए उसको गजगामिनी कहा जाता है। स्त्रियों की तुलना किससे करी जाती है, हाथी के चाल से। स्त्रियां कैसे चलती हैं, एकदम से मस्त मौला, एकदम से मटक मटक के चलती हैं, तो वही हाथी आप देखते किस तरीके से मस्त ऐसे चलती है, ऐसे मुड़झाते हुए इस तरीके से ऐसे ऐसे करके झूमते हुए चलती है। हाथी को देखा कभी चलने, तो इसलिए गज, गज माने हाथी, गामिनी माने होता है चलना, ठीक है। तो गजगामिनी किसको कहते हैं, हाथी की चाल को गजगामिनी कहा जाता है। हाथी के समान चलने वाली स्त्री जो मस्त होकर एकदम से चलती है उसको हम बोलते हैं क्या, उसको क्या बोलते हैं, गजगामिनी। जिसके नेत्र हिरण के समान होते हैं, मृग के समान होते हैं, उसको मृगनयनी कहते हैं। तुम्हारी आंखें बड़ी प्यारी, मृग बड़ी प्यारी ऐसे कहते तो मजा नहीं, तुम्हारी आंखें मृग के समान है, ठीक है। तो ये हो क्या, यहाँ पर यही चीजें हो जाती है, वक्रोक्ति हो जाती है, यानी किसी भी कथन को सीधे सीधे ना कह करके उसको घुमा फिरा करके बातें कहना, थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके कहना, वक्रोक्ति होती है, ठीक है। और यही चीज कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं, वक्रोक्ति और आपका ध्वनि लगभग में मिलता जुलता चीज आपको दिखाई पड़ रहा है। तो आप समझ लीजिए, यही चीजें मैंने आपको सरल भाषा में समझा दिया। इतनी सरल भाषा में काव्य शास्त्र आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं समझाने वाला है, ठीक है। आपके कॉलेज वगैरह के प्रोफेसर नहीं समझा पाएंगे इतना सरल भाषा में। आगे देखिए, औचित्य सिद्धांत क्या, औचित्य थ्योरी काव्य के लिए क्यों महत्वपूर्ण है और इसके प्रवर्तक कौन है। देखिए, औचित्य सिद्धांत के प्रवर्तक हैं आचार्य क्षेमेंद्र। औचित्य का सरल अर्थ होता है उपयुक्तता या ठीक होना। औचित्य का औचित्य है भैया, देखिए कवन जरूरत रहा, इसका क्या औचित्य है, ऐसे बोलते नहीं आप। तो काव्य में किस चीज की जरूरत है, किस चीज की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कोई चीज क्या नीड्स है, क्या जरूरत है काव्य को, तो काव्य की जरूरत, काव्य में किन तत्वों का औचित्य है, उसी औचित्य को पहचान लेना ही काव्य की आत्मा कहलाता है। आचार्य क्षेमेंद्र जो हैं औचित्य सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि हैं। कुंतक वक्रोक्ति, वक्रोक्ति के कौन है, कुंतक हैं। इसके साथ ही साथ में रीति संप्रदाय के आचार्य वामन है, और अलंकार संप्रदाय के प्रणेता है आचार्य भामह। इस तरीके से 6 संप्रदाय 1500 वर्षों तक का एक प्रकार से काव्य शास्त्र के इतिहास में दबदबा कायम करते रहे, ठीक है।
तो इसका मतलब क्या, तो उपयुक्तता या ठीक होना। यह सिद्धांत मानता है, औचित्य सिद्धांत, की काव्य में सभी अंग, खास करके सभी अंग कौन कौन से होते हैं, रस, अलंकार और गुण। ठीक है, गुण में क्या, काव्य का गुण, काव्य का दोष, अलंकार, रस, छंद, अलंकार, ये सब तभी सुंदर होते हैं जब वे रस के अनुरूप और प्रसंग के उचित हो, अरे प्रसंग अनुकूल हो, प्रसंग के हिसाब से रस, प्रसंग के हिसाब से छंद और प्रसंग के हिसाब से अलंकारों का प्रयोग किया जाए। जहां पर अलंकारों की जरूरत हो, जहां पर रस की जरूरत हो, वहीं पर रस की वर्षा की जाए, बिना मतलब के रस की वर्षा ना की जाए। कहने का मतलब यह है कि जहां पर काव्य में जरूरत हो कि यहां पर चमत्कारिक शब्दों का प्रयोग करना है, आप अलंकारों का प्रयोग करिए। लेकिन जबरदस्ती अलंकारों को अगर ठूसने का काम आप करते हैं कि जबरदस्ती अलंकारों का भर देंगे, तो वो गलत हो जाएगा। जबरदस्ती रस को भरेंगे, अलंकार को भरेंगे, छंदों को भरेंगे, तो रचना बेकार लगेगी। जैसे कि आचार्य केशवदास, उन्होंने बिना मतलब के कभी कभी छंदों का प्रयोग कर दिया है। इसीलिए रामचंद्रिका एक रचना है उनकी हिंदी साहित्य में, रामचंद्रिका, जो केशवदास बहुत बड़े विद्वान है और काव्य शास्त्री है, हिंदी के सबसे बड़े विद्वान, हिंदी में उनके समान विद्वान कोई नहीं था, इतना विद्वान, इतने काव्य शास्त्र के विद्वान आदमी थे, उनके जैसा कोई काव्य शास्त्री नहीं था। लेकिन क्या ही मतलब है ऐसी विद्वता का कि विद्वता आपकी जनमानस के समझ में ना आए। ठीक है, तो उनकी रचना छंदों का अजायब घर जो रचना बनाई गई, तो रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत तक कह दिया गया इसी बात को लेकर के कि आप कठिन काव्य के प्रेत हैं। तो जो काव्य के सभी अंग हैं, इसकी जरूरत ज्यादा है, जैसे रस, अलंकार, गुण, तभी सुंदर होते हैं जब वे रस के अनुरूप और प्रसंग के उचित हो। यदि रस श्रृंगार का है और अलंकार भयानक रस का आप प्रयोग कर रहे हैं, अलंकार भयानक रस में जिस अलंकार का प्रयोग प्राय होता है, उस समय आप जो है श्रृंगार रस का प्रयोग कर दे, श्रृंगार के समय में अलंकार भयानक रस का प्रयोग कर दे, तो ऐसे में वह अनौचित हो जाएगा, यानी अनुचित हो जाएगा। ऐसे में कहां पर किस रस का, कहां पर किस छंद का और कहां पर किस जो है गुण का प्रयोग करना है, ठीक है, ये चीजें औचित्य कहलाती हैं। क्षेमेंद्र के अनुसार औचित्य ही रस भंग का सबसे बड़ा कारण होता है, इसीलिए औचित्य का ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 7वां नंबर प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न है काव्य गुण यानी कि पोएटिक क्वालिटीज, माधुर्य और ओज गुण में मुख्य अंतर क्या है। काव्य गुण क्या होता है, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण और ओज गुण। काव्य गुण प्रायः 3 प्रकार के होते हैं, यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो काव्य गुण, काव्य में रस को चमत्कृत करने के लिए, रस को चमत्कृत करने के लिए, मतलब चमत्कृत करने के लिए धर्म या तत्व होते हैं। पहला गुण होता है माधुर्य गुण। यह गुण सुनकर के मन को द्रवित यानी पिघलाने वाला करता है और कानों को प्रिय लगता है। माधुर्य गुण यह मुख्य रूप से श्रृंगार रस में, करुण रस में और शांत रस में माधुर्य गुण का प्रयोग करते हैं। जहां पर भी श्रृंगार रस मिले आपको, जहां पर करुण रस की बात हो, जहां पर शांत रस की बात हो, वहां पर आपको कौन सा गुण मिलेगा, माधुर्य गुण का प्रयोग होगा। उदाहरण के रूप में समझें, सरल और कोमल वर्णों का प्रयोग जो है इसमें किया जाता है, किसमें, माधुर्य गुण में। दूसरा गुण है आपका ओज गुण। ओज गुण की अगर बात की जाए, यह गुण सुनकर के मन में उत्तेजना का भाव आता है। ओज गुण का स्फूर्ति का भाव और जोश का भाव आता है। यह मुख्य रूप से वीर, रौद्र और विभत्स रस में होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा तीसरा होता है आपका प्रसाद गुण। प्रसाद गुण में क्या होता है, दोनों की विशेषताएं इनकी विद्यमान होती है। उदाहरण के रूप में कठोर और संयुक्त वर्णों का प्रयोग, जैसे कि टा, ठा, डा, इनका प्रयोग जो है ओज गुण में आपको अधिक मात्रा में दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है शब्द शक्ति यानी कि वर्ड पावर, अभिधा और लक्षणा में क्या अंतर है। शब्द शक्ति को क्या कहते हैं, शब्द शक्ति को अंग्रेजी में वर्ड पावर कहते हैं। तो शब्द शक्ति में से अभिधा और लक्षणा, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, 3 प्रकार की शब्द शक्तियां हैं। तो शब्द शक्ति शब्द के अर्थ को प्रकट करने की शक्ति का नाम है। अभिधा क्या होती है, अभिधा यह शब्द की मुख्य या सीधी शक्ति होती है, जिसमें शब्द जो होता है, शब्द का कोशीय अर्थ यानी कि डिक्शनरी मीनिंग ज्ञात होता है। यानी कि जैसे कि किसी भी शब्द का क्या अर्थ है, यानी कि जो अर्थ है एकदम से उसका वही अर्थ होगा, वो बदलेगा नहीं। ठीक है, जो अर्थ है वही अर्थ होगा, उसके अलावा कोई उसका दूसरा अर्थ नहीं होगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर। उदाहरण के रूप में सीता गाय है, यहाँ गाय का सीधा अर्थात पशु का है, यानी कि सीता क्या है, एक गाय है।
सीता क्या है? गाय, यानी कि गाय का नाम सीता है, इसके लिए प्रयोग किया गया कि भाई सीता गाय है। यहाँ गाय का सीधा अर्थ क्या है कि गाय एक पशु है। लक्षणा शब्द क्या होती है? लक्षणा शब्द की बात करें तो जब अभिधा से अर्थ ना निकले तो रूढ़ी या प्रयोजन के आधार पर लक्ष्य किया गया अर्थ लिया जाता है, यानी कि जो पहले से ऐसे चांद सरोसन चेहरा, अब चांद के समान मुखड़े वाली, यानी कोई सुंदर स्त्री होगी, ठीक है, तो उसके लिए प्रयोग किया गया। तो मतलब उसके आधार पर लक्ष्य किया गया हो तो उसका अर्थ लिखा जाता है। जैसे हमने कहा कि राम गधा है, यहाँ गधे का सीधा अर्थ नहीं है। राम गधा है तो यहाँ पर ये नहीं कि भाई राम एकदम से गधा है, राम गधा नहीं है। यहाँ पर राम गधा मतलब होगा कि राम जो है, राम गधा नहीं बल्कि राम मूर्खता का लक्षण जो है राम के अंदर है, इसीलिए राम गधा है, ऐसे हम बता सकते हैं। उदाहरण के रूप में मैंने बताया है, ऐसे मत सोचिए कि राम जो है भगवान श्री राम की बात हो रही, नहीं, बस उदाहरण के रूप में इसको लिखा गया है, ठीक है। तो ऐसे ही, तो या कोई दूसरा रमेश गधा है, मान लेते रमेश कोई लड़का है वो गधा है, रमेश गधा नहीं कि रमेश एकदम से चार पांव पर चलता है, गधा वो रमेश नहीं है कि, ठीक है। रमेश गधा का तात्पर्य रमेश जो है एकदम से गधा है, एकदम से जो है ना पढ़ पाता ना लिख पाता, तो इसका दूसरा अर्थ निकलता है। एक तो उसी को बोलते हैं लक्ष्य अर्थ, यानी कि उसका लिखा कुछ और है, उसका अर्थ दूसरा, लक्ष्य कुछ और होगा। प्रश्न है अरस्तु यानी अरिस्टोटल के अनुसार अनुकरण सिद्धांत को संक्षेप में समझाइए। देखिए अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत पाश्चात्य काव्यशास्त्र का आधार रहा है। वे मानते हैं अरस्तु की कला, चाहे वह चित्रकला हो या काव्य हो, ये सब प्रकृति का अनुकरण यानी नकल करते हैं। प्रकृति में जो चीजें होती हैं उसी को नकल करके लिखा जाता है, वही काव्य होता है। इसी को अनुकरण का सिद्धांत कहते हैं अरस्तु। लेकिन यह अनुकरण यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल नकल नहीं होता है। कभी यह कलाकार प्रकृति को जैसा देखता है, जैसा होना चाहिए, उसका पुनः सृजन करता है कि इस तरीके से इसमें चीजें थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा भी देता है। अरस्तु के लिए अनुकरण सृजन होता है, यानी अरस्तु का मतलब अनुकरण का मतलब क्या था? वैसे अनुकरण का सीधा सा मतलब होता है नकल करना, किसी भी चीज को देख करके उसके ऐसा अपना उसी को अपनाना ही अनुकरण कहलाता है। लेकिन इसका मतलब होता है अरस्तु का मतलब कि अनुकरण मतलब सृजन से है, यानी कि एक दोबारा से उसका निर्माण करना। जहाँ कलाकार जीवन और प्रकृति के सार्वभौमिक सत्य को दिखाता है, तो वहां की बात यहाँ पर हो रही है। आगे देखते तो अनुकरण का ये मतलब किसका जो है अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत हो गया। अगला प्रश्न है अरस्तु का विरेचन सिद्धांत। देखिए विरेचन सिद्धांत अरस्तु ने त्रासदी यानी ट्रेजेडी के संदर्भ में दिया था। विरेचन का अर्थ होता है शुद्धि या सफाई से, ठीक है। यह सिद्धांत बताता है कि जब दर्शक रंगमंच पर किसी दुखद घटना, त्रासदी, त्रासदी मतलब कोई दुखद घटना, जहां पर जिस नाटक का दुखद होता है उसी को त्रासदी कहते हैं, तो त्रासदी को देखता है तो उसके मन में करुणा का या दया का भाव उत्पन्न हो जाता है। जैसे हम कोई चीज देखते तो हीरो के प्रति सहानुभूति हो जाना, जैसे अब हम कोई रो रहा तो हम हमारे अंदर भी रोने की फीलिंग्स आने लगती है। कोई एकदम से गुस्से में आ गया तो आपकी हीरो गुस्से में आता तो आपको भी गुस्सा आती कभी कभी, ठीक है। भय यानी डर, जैसे भाव उत्तेजित हो जाते हैं आपको कोई चीज देखते देखते रंगमंच पर ही, तो वही चीज होती है यहाँ पर क्या, यही इसी चीज को बोलते हैं विरेचन का सिद्धांत, ठीक है। इन भावों के अत्यधिक उत्तेजन के बाद वे शांत हो जाते हैं, जिससे मन शुद्ध हो जाता है और उसे एक प्रकार की शांति या आनंद मिलती है। इसी को विरेचन का सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है। एक बात ध्यान रखिए, अब जो बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं, इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं हिंदी वाला, इसका पीडीएफ हिंदी के अलावा और भी सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप लोग इसमें कीजिएगा 9161936062, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने हैं हिंदी साहित्य के, ज्योग्राफी के, पॉलिटिकल साइंस के या किसी भी सब्जेक्ट के, आपको पीडीएफ प्राप्त करें तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नाम और आप किस सेमेस्टर में है, अपने सेमेस्टर के नाम लिख करके भेज दीजिएगा। जैसे आप 5th सेमेस्टर में तो लिख करके भेज दीजिए हम 5th सेमेस्टर में हैं और हमको आपको ग्रुप ज्वाइन करना है, पीडीएफ प्राप्त करनी है। देखिए इस नंबर पर आप एसएमएस करेंगे तो आपके लिए व्यवस्था क्या की ग्रुप में, जैसे आप एसएमएस करेंगे आपके पास एक क्यूआर कोड यानी स्कैनर भेजा जाएगा, उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपये फीस जमा कर देने हैं। ये 100 रुपये आप जैसे फीस जमा करेंगे आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा, वहीं पर आपको लाइव क्लास की लिंक भी मिलती रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें पीडीएफ नोट सभी सब्जेक्ट की आपको मिलती रहेगी। इसमें को करिकुलर का भी आपको मिलेगा, सभी सब्जेक्ट मतलब पेपर 1, पेपर 2 और उसके बाद में आपका को करिकुलर का, ये सब हो जाएगा पूरा। इसके अलावा आपका पीडीएफ नोट्स आपका बड़ा जबरदस्त होगा, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होगा। पिछले 4-5 सालों में पूछे गए क्वेश्चन जो होंगे
उसमें मैंने शामिल किए, तो ये सब आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर चीजें मिलेंगी आपको, सभी सब्जेक्ट का मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि हम 5th सेमेस्टर का गुरुजी जोड़ेंगे और 100 रुपए फीस जमा करेंगे और हमारा पेपर भी आने वाला है, तो ऐसा करिए कि हमको 6 सेमेस्टर का कोर्स चाहिए। तो देखिए 6 सेमेस्टर की कोर्स की अगर बात की जाए तो 6 सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर एक साथ अगर आप जोड़ते हैं, 5th सेमेस्टर प्लस में 6 सेमेस्टर एक साथ आप जोड़िए, मेरे हिसाब से आपके लिए फायदा यही होगा कि आप 150 रुपए खर्च कर डालिए। 150 रुपए में आपका 5th सेमेस्टर का नोट्स भी मिल जाएगा और 6 सेमेस्टर की क्लास भी आपकी चलेगी, तो 6 महीने तक उसमें भी आपको जोड़ा जाएगा। अरे कुल मिलाकर के पूरा बीए कंप्लीट आपका 150 रुपए फीस जमा करेंगे, पूरा बीए आपका कंप्लीट हो जाएगा। हमारे चैनल से ग्रुप के जुड़े रहेंगे, नोट्स वगैरह मिलने से आपका पूरा हो जाएगा। आपको सीरीज किताब कुछ भी नहीं खरीदनी पड़ेगी। एक सब्जेक्ट की सीरीज खरीदेंगे 60 रुपए की आएगी। 5 सब्जेक्ट आपके 5th सेमेस्टर में, 5 सेकंड सेमेस्टर में 5 पेपर, 10 पेपर हो गए, 300 रुपए, 60 रुपए की सीरीज आती, कितना होगा 600 रुपए। तो 600 रुपए आपके दोनों सेमेस्टर के लग जाएंगे और केवल 150 रुपए आप लगा करके आप आसानी से 5th और 6th सेमेस्टर दोनों का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो पूरा बीए आपका कंप्लीट हो जाएगा। जिन बच्चों को, मेरे हिसाब से सबसे बेटर आपके लिए यही है कि गुरुजी आप बोल दीजिए, गुरुजी हमको 5वां और 6वां दोनों जोड़ना है, हम 150 रुपए देने के लिए तैयार हैं, हमको आप पीडीएफ 5th का भेजिए और 6 वाले ग्रुप में आप जोड़ दीजिएगा हमको। जैसे ही 5th वाले ग्रुप में भी आपको जोड़ा जाएगा और जैसे ही आपका जैसे पेपर समाप्त होगा 5th का, तुरंत 6th सेमेस्टर की तैयारी शुरू हो जाएगी। तो आप पहले से जुड़ेंगे तो आपका बड़ा फायदा होगा, आप चीजों को बहुत बारीकी के साथ समझ पाएंगे और जान पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़कर भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। तो आपको जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। ये सारे क्वेश्चन परीक्षा में 100% आने वाले हैं, तो ये बात ध्यान रखेंगे, क्योंकि मैंने बहुत छांटा और पिछले 3-4 सालों के प्रश्न पत्रों उठा करके देखा और उसके बाद में इन प्रश्नों को बनाया है। कॉलिस कॉलिस के अनुसार कल्पना और फैंटेसी में मुख्य अंतर क्या है, इसके बारे में बताइए। क्योंकि कॉलिस का एक कल्पना का भी सिद्धांत है और एक फैंटेसी का सिद्धांत है। कोई भी काव्य में अगर कल्पना का समावेश नहीं होता तो काव्य अच्छे तरीके से नहीं माना जाता है। कॉलिस एक विदेशी विद्वान है, पाश्चात्य विद्वान है, ये बताते हैं कल्पना के सिद्धांत को। कॉलिस ने काव्य के लिए कल्पना को यानी इमेजिनेशन को आवश्यक माना है। इसके 2 भाग होते हैं, एक है प्राथमिक कल्पना यानी प्राइमरी इमेजिनेशन, यह वह शक्ति होती है जिससे हम दुनिया को अनुभव करते हैं, यानी सामान्य रूप से किसी चीज को देखते हैं। कोई भी चीज को हम समान रूप से, दुनिया को समान रूप से देखते हैं, ठीक है, एकदम सामान्य रूप से। और वहीं पर द्वितीय कल्पना की अगर बात की जाए, द्वितीय कल्पना की बात, सेकेंडरी इमेजिनेशन की बात की जाए, तो यह वह सृजनात्मक शक्ति है जो कवि के पास होती है। यह विभिन्न तत्वों को मिलाकर के एक नया मौलिक और संगठित रूप देती है, जैसे मिट्टी से सुंदर मूर्ति का बनाना। ठीक है, तो द्वितीय कल्पना क्या होती है, कवि को एकदम से सृजनात्मक शक्ति देती है, ताकि कवि एक क्रिएटिव माइंड सेट उसके अंदर आ जाए और कवि के पास ये चीजें होती है जो ये विभिन्न तत्वों को मिला करके एक नया मौलिक और संगठित रूप उसको एक मौलिकता देता है और एक जबरदस्त तरीके से नया बनाता है। प्रकृति की चीजों को देख करके वो उसमें कल्पना का समावेश करके उस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से सामने प्रदर्शित करता है। ठीक है, दूसरा सिद्धांत इनका फैंटेसी क्या है। देखिए फैंटेसी की बात की है तो यह केवल स्मृतियों को जोड़ती है जिसमें कोई मौलिकता नहीं होती है। यह कल्पना की तरह सृजन नहीं करती बल्कि केवल चीजों को बाहर से सजाती है। फैंटेसी में क्या होता है, चीजों को बाहर से क्यों सजाना होता है, आंतरिक चीजें कम होती है। लेकिन फैंटेसी जो होता है इसमें व्यक्ति याददाश्त की चीजों को करता है, फ्लैशबैक में कहानी जाती है, वो पीछे जाता है, फिर याद करके फिर आगे कहानी चलती है, इस तरीके की चीजें होती है। ठीक है, तो फैंटेसी जो होता है काव्य के बारे में, फैंटेसी का सिद्धांत किसने दिया, कॉलिंस ने कल्पना का सिद्धांत, और फैंटेसी का सिद्धांत पाश्चात्य विचारक कॉलिंस ने दिया। वक्रोक्ति सिद्धांत के अनुसार काव्य की परिभाषा क्या है बताएं। देखिए वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कुंतक हैं। उनके अनुसार काव्य की परिभाषा है शब्दार्थों सहितो वक्र 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 वक्रक विव्यापारशालिनी, यानी कि वह विलक्षण या चमत्कार पूर्ण कथन से युक्त शब्द और अर्थ का सहभाव ही काव्य होता है। यानी कि वह विलक्षण या चमत्कार पूर्ण कथन से युक्त शब्द और अर्थ का सहभाव ही क्या होता है, काव्य कहलाता है। शब्दार्थों सहितो वक्रक विव्याप वक्र कवि व्यापारशालिनी, वक्र कवि व्यापार यानी शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापारशालिनी। ठीक है, यानी कि वह विलक्षण या चमत्कार पूर्ण कथन से युक्त शब्द और अर्थ उसका, इसी का सहभाव ही क्या कहलाता है, वक्रोक्ति कहलाता है।
काव्य में कवि की प्रतिभा के द्वारा उत्पन्न वक्रता यानी टेढ़ापन होनी चाहिए। यदि कथन सीधा साधा है तो वह काव्य नहीं भी केवल बात होती है, केवल सामान्य बात कही जाएगी। लेकिन अगर कथन वही टेढ़ा मेढ़ा है, थोड़ा उतार चढ़ाव करके लिखा गया है, तो वही काव्य कहा जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या है, हिंदी आलोचना का स्वच्छंदतावादी यानी कि रोमांटिक दौर क्या है, इसके दो प्रमुख आलोचक बताइए। हिंदी आलोचना का स्वच्छंदतावादी दौर क्या है, इसके दो प्रमुख आलोचक के नाम बताएं। देखिए, हिंदी आलोचना का स्वच्छंदतावादी दौर द्विवेदी युग के बाद जो है शुरू होता है और छायावाद के आसपास। छायावाद और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी के रूप में जाना जाता है। यह आलोचना नियमों की कठोरता को छोड़ करके व्यक्तिगत रुचि पर ध्यान देती थी, भावुकता पर ध्यान देती थी, कल्पना और कवि के आंतरिक अनुभव को महत्व देती थी। ठीक है, छायावाद यानी द्विवेदी युग के बाद का युग जो है, उसी युग में स्वच्छंदतावादी जो है लिखा गया आलोचना साहित्य। यह आलोचना साहित्य को आनंद का माध्यम मानती है, ना कि केवल नैतिकता का माध्यम, यानी आलोचना भी आनंद का ही माध्यम है। प्रमुख आलोचकों में खास करके नंदुलाल वाजपेयी और महादेवी वर्मा जी का नाम आता है। ये छायावाद के आलोचक रहे, बेसिकली छायावादी आलोचक। 14 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न, मार्क्सवादी आलोचना, मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म का आधारभूत सिद्धांत क्या है। देखिए, मार्क्सवादी आलोचना का आधार कार्ल मार्क्स के विचार है। यह आलोचना साहित्य को समाज के आर्थिक आधार और वर्ग संघर्ष की पृष्ठभूमि में देखती है। यह मानती है कि साहित्य शोषक और शोषित वर्ग के हितों को दर्शाता है। इसका मुख्य उद्देश्य साहित्य के माध्यम से जनता को जागृत करना और समाज में परिवर्तन लाना, समाज को समानता की दृष्टि से देखना। समाज में एक शोषक वर्ग है, एक शोषित वर्ग है। शोषक वर्ग जो होता है, शोषित वर्ग जो होता है, शोषक वर्ग और शोषित वर्ग, यानी कि एक होता है गरीब वर्ग, किसान वर्ग जो मकान मतलब कि उसमें काम करता है, खानों में, फैक्ट्रियों में, और एक होता है उसका मिल का मालिक। तो मिल फैक्ट्री का मालिक और फैक्ट्री का मजदूर, तो मालिक और मजदूर के बीच में जो संघर्ष होता है वही वर्ग संघर्ष है। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की विचारधारा दी। कार्ल मार्क्स जो है ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नाम का एक लेख भी लिखता है और उसमें कहता है कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। इसने कहा कि अब तक के जो समाज है उसका जो है इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा, कार्ल मार्क्स ने। तो कार्ल मार्क्स जो है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक है। तो इसका विचारधारा पर मतलब इसकी विचारधारा में कई सारे साहित्य प्रभावित हुए इसकी विचारधारा से, खास करके भारतीय साहित्य भी प्रभावित हुआ और तमाम सारी चीजें प्रभावित हुई। यह आलोचना साहित्य के सामाजिक उद्देश्य पर जोर देती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, मनोविश्लेषणवादी आलोचना साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म का केंद्र बिंदु क्या है। मनोविश्लेषणवादी आलोचना की बात की है तो इसके प्रवर्तक हैं पाश्चात्य विद्वान, उनका नाम है, मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक कौन है, उनका नाम क्या है, सिगमंड फ्रायड। ठीक है, तो मनोविश्लेषणवादी आलोचना का आधार सिगमंड फ्रायड के सिद्धांत है। यह आलोचना साहित्यकार की रचना को उसके अचेतन मन यानी कि अनकॉन्शियसनेस माइंड जो होता है उसमें दबी हुई इच्छाओं और मानसिक गांठों यानी कॉम्प्लेक्सेस के आधार पर देखती है। यह किसी रचना के पात्रों या कवि के जीवन में ईड यानी ईड जिसको कहते हैं, दूसरा ईगो और तीसरा होता है सुपर ईगो। ईड, ईगो एंड सुपर ईगो की अवधारणा जो है या उसके बीच में संघर्ष होता है, उसी संघर्ष को खोजता है मनोविश्लेषणवाद। आप देखते हैं हिंदी में प्रयोगवादी विचारधाराओं पर, मतलब प्रयोगवादी जितनी भी आलोचनाएं हुई हैं या जो भी चीजें हुई उस पर जो है मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव था। यह आलोचना रचना के भीतरी और मनोवैज्ञानिक अर्थों को उजागर करती है। हिंदी की कहानी है रोज कहानी, उस पर भी इसका प्रभाव आपको दिखेगा। खास करके अगर देखिए जैनेन्द्र कुमार, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यज्ञ, इन सभी कवियों पर, लेखकों पर इनका सिगमंड फ्रायड का काफी अच्छा प्रभाव रहा है। अगला 16 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। 16 नंबर प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार काव्य में लोक मंगल यानी कि वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड यानी कि लोक मंगल यानी सभी समान हो, सभी सुखी रहें, ऐसी जो कामना है काव्य की, यानी काव्य में लोक मंगल की भावना, यानी काव्य का लेखन लोक मंगल के लिए करना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य के मूल्यांकन में लोक मंगल को सबसे महत्वपूर्ण कसौटी माना, यानी कि जनता का कल्याण हो उससे, बाकी और कुछ हो या ना हो। रामचंद्र शुक्ला जी के अनुसार उत्तम काव्य वह होता है जो व्यक्तिगत सुख दुख से ऊपर उठ करके समस्त लोक यानी समाज के कल्याण और मंगल की भावना को बढ़ाता है। यानी किसी एक व्यक्ति या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए लिखा गया काव्य वो काव्य नहीं होता है, जबकि ऐसा काव्य लिखो जिससे पूरे समाज लाभान्वित हो सके, पूरा का पूरा तबका जो है उससे खुश हो सके, यानी कि वेलफेयर स्टेट उससे डेवलप हो सके। ठीक है, यानी कि एक कल्याणकारी देश की कल्पना हो सके,
एक कल्याणकारी काव्य हो सके, उसी को लोक मंगल की भावना कहा जाता है। और शुक्ला जी की आलोचना में लोक मंगल की भावना ही है, और उसी लोक मंगल की भावना के हिसाब से वो सभी जो है कवियों को आंकते हैं उसी लोक मंगल के मापदंड से। और उसमें सबसे ऊपर आते हैं कौन? वो हैं तुलसीदास जी महाराज, मलिक मोहम्मद जायसी, ये सब लोक मंगल में आते हैं, लेकिन तुलसीदास जी जो है सबसे बड़े कवि हैं लोक मंगल के। ठीक है, लोक की जो है समन्वय की विराट चेष्टा तुलसीदास जी में। शुक्ल जी ने तुलसीदास के साहित्य को इसलिए श्रेष्ठ माना क्योंकि उनके पास या उनके राम का चरित्र व्यक्तिगत ना होकर के लोक हितकारी है। राम केवल दशरथ के पुत्र नहीं बल्कि वो समस्त जो है भारतीयता के पुत्र हैं, जिनमें उनकी छाप छोड़ी जाती है। भरत वो केवल राम जी के भाई नहीं बल्कि आज जो है पूरे भारतीय जनमानस के भाई हैं। लक्ष्मण वो ऐसे भाई नहीं जो कि एक प्रकार से जो अपने पूरी के पूरे 14 साल तक अपनी पत्नी को त्याग करके जंगल में अपने भैया के लिए चले जाते हैं। ऐसे ही उर्मिला का त्याग, तो ये सब कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं जो रामचरितमानस उन्होंने लिखा, वो त्याग तो है, साथ ही साथ में एक आदर्श प्रस्तुत करता पूरे समाज के लिए। काव्य को केवल आनंद नहीं बल्कि कर्म और धर्म से जुड़ना चाहिए। ठीक है, तो काव्य को केवल किससे? आनंद से नहीं बाबू, बल्कि कर्म और धर्म से जुड़ना चाहिए, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का 17 नंबर प्रश्न है, प्रेमचंद के अनुसार साहित्य का उद्देश्य क्या है? देखिए, प्रेमचंद साहित्य को केवल मनोरंजन या कला विलासिता नहीं मानते। उनके अनुसार साहित्य का मुख्य उद्देश्य मानव जीवन की आलोचना यानी कि एनालिसिस करना होता है, परिवर्तन लाना होता है समाज में, ऐसा प्रेमचंद मानते हैं। तो प्रेमचंद जो है मनोरंजन या कला विलासिता को नहीं मानते कि इसमें कला में कोई कला प्रवीण हो जाए, मनोरंजन हो जाए, काव्य का उद्देश्य नहीं। काव्य का उद्देश्य मानव जीवन की आलोचना करना और उनमें परिवर्तन लाना होता है, जो कि मानव का जीवन जो है शुद्ध हो सके और सरल जीवन व्यक्ति व्यतीत कर सके। साहित्य को समाज की बुराइयों को उजागर करना चाहिए, मुंशी प्रेमचंद कहते हैं। शोषितों की आवाज बनना चाहिए और न्याय व मानवता के मूल्यों की स्थापना करनी चाहिए, ऐसा मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, प्रेमचंद का उद्देश्य साहित्य को सामाजिक प्रगति का साधन बनाना था और समाज को समरसता और संभाव की दृष्टि से देखना था। अगला क्वेश्चन आ चुका है 18 नंबर, प्रसाद के विचारों में छायावाद और यथार्थवाद के बीच क्या संबंध है? प्रसाद के विचारों में छायावाद और यथार्थवाद के बीच में क्या संबंध है? देखिए, जयशंकर प्रसाद ने जहां छायावाद यानी व्यक्तिगत सौंदर्य और कल्पना को जन्म दिया, वहीं उन्होंने जीवन के यथार्थ यानी वास्तविकता की उपेक्षा नहीं की। यानी उन्होंने जरूर अपने, अच्छा, छायावाद की अधिकतर कवि जो है वो लिखते जरूर हैं एक प्रकार से रचनाएं, लेकिन उनकी रचना में समाज के बारे में नहीं बल्कि उनकी खुद की व्यथा होती है, खुद की जानकारी होती है। जैसे निराला जी कहते हैं कि जो है, क्या कहूं जो आज तक नहीं कही, दुखी ही जीवन की कथा रही। क्या कहा उन्होंने? दुखी ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं जो आज तक नहीं कही। ठीक है, ऐसे ही महादेवी जी कहती हैं कि मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी, यानी वो अपने बारे में कहती हैं। लेकिन छायावाद के व्यक्तिगत दुख समस्त समाज के दुख हैं, यानी अपने दुख के माध्यम से उस समय के समाज के दुख को सामने लाना छायावादी कवियों का उद्देश्य रहा। और यही कारण है कि जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक कवि ये व्यक्तिगत सौंदर्य और कल्पना पर तो ध्यान देते ही हैं, साथ ही साथ में उन्होंने जीवन का जो यथार्थ पक्ष है उससे यानी वास्तविकता से मुंह नहीं मोड़ा, उस पर भी एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे अपने लेखनी का प्रहार किया। प्रसाद के अनुसार छायावाद जीवन के सूक्ष्म सत्य को कल्पना के माध्यम से व्यक्त करता है, जबकि यथार्थवाद जीवन की स्थूल, यानी स्थूल माने होता है बढ़ा चढ़ा करके, ठोस सच्चाई को दिखाता है। दोनों, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। छायावाद में जो बातें द्रविड़ युग में बड़ी बड़ी कहकर के समझाई जाती थी, उसी चीज को छायावाद ने छोटी बातों में करके समझाने का प्रयास किया। डॉक्टर नगेंद्र एक बड़े आलोचक, उन्होंने कहा कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। ठीक है, स्थूलता या इतिवृत्तात्मकता द्रविड़ युग की एक विशेषता रही है, किसी भी चीज को खूब बढ़ा चढ़ा करके बताना, वर्णात्मक शैली का उपयोग करके। दोनों विरोधी नहीं है, खास करके व्यक्तिवाद और यथार्थवाद, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। जयशंकर प्रसाद के यहाँ एक श्रेष्ठ कवि वही है जो कल्पना और यथार्थ को मिला करके सत्य की संपूर्ण अभिव्यक्ति करता है, और जयशंकर प्रसाद में आपको कल्पना और यथार्थ दोनों आपको देखने को मिल जाएगी। 19 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, नामवर सिंह के अनुसार कहानी नई और पुरानी में क्या अंतर है? बताए, कहानी नई और पुरानी दोनों में क्या अंतर, क्या बताया नामवर सिंह ने इस पर?
देखिए, नामवर सिंह ने नई कहानी को पुरानी, यानी जैसे प्रेमचंद की कहानियों से अलग माना है। प्रेमचंद की कहानी जो है उनको पुरानी कहानी की श्रेणी में रखा, और नई कहानी नामवर सिंह जी ने एक नई सिरे पर लिखी कहानी, जैसे कि और तमाम प्रकार की कहानियां हो गई। पुरानी कहानी मुख्य रूप से किसी घटना या उद्देश्य पर केंद्रित होती थी और उसी घटना को खत्म करके ही समाप्त होती थी, जबकि नई कहानी जो होती है, नई कहानी जीवन के कटु अनुभव, व्यक्ति के आंतरिक अकेलेपन और मनोवैज्ञानिक समस्याओं पर केंद्रित होती है। इसमें उद्देश्य की जगह अनुभूति यानी फीलिंग्स को महत्व दिया जाता है। इसमें इस कहानी में क्या होता है, नई कहानी में उद्देश्य उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितनी फीलिंग्स इंपॉर्टेंट होती है। तो फीलिंग्स को यहाँ पर जो है जगह दी गई, उद्देश्य को उतना ज्यादा महत्व नहीं दिया गया। नई कहानी केवल कहानी की तकनीक में नहीं बल्कि विषय वस्तु में भी मौलिक होती है, यानी इसकी विषय वस्तु भी मौलिक होती है और ये किसी भी मुद्दे पर लिखी जा सकती है कहानी। अगला प्रश्न 20 नंबर, मुक्तिबोध के अनुसार नई कविता का आत्मसंघर्ष सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट क्या है? नई कविता का आत्मसंघर्ष मुक्तिबोध के अनुसार, देखिए, मुक्तिबोध की आलोचना और कविता का केंद्र आत्मसंघर्ष रहा है। उनके अनुसार नई कविता का आत्मसंघर्ष कवि के आंतरिक मन और बाहरी समाज के बीच संघर्ष करता हुआ दिखाई देता है। कवि मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध इनका पूरा नाम है। कवि अपने ईमानदार सत्य को व्यक्त करना चाहता है, लेकिन समाज की रूढ़ियां, झूठ और राजनीतिक दबाव, पॉलिटिकल प्रेशर उसे रोक देते हैं उसकी मन की जो चीजें हैं उसको निकालने से। यह संघर्ष कवि को सत्य की तलाश और आत्मशुद्धि की ओर ले जाता है। यह संघर्ष नई कविता को गहराई और ईमानदारी प्रदान करता है। ठीक है, दीर्घोत्तरी प्रश्न के रूप में देखेंगे हम, तो ये 500 शब्दों वाले क्वेश्चन है। आइए इन प्रश्नों पर चर्चा करने का प्रयास करते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण आ सकते हैं। पहला प्रश्न, भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य की आत्म से संबंधित प्रमुख सिद्धांतों, यानी काव्य की आत्मा, जैसे भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य की आत्मा कैसे स्वीकार किया गया है। काव्य की आत्मा से रिलेटेड प्रमुख सिद्धांतों खास करके रस सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत, रीति सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत और वक्रोक्ति सिद्धांत। रस सिद्धांत के प्रणेता है भरत मुनि। अलंकार के आचार्य, देखिए इसके कौन है, इसके भरत मुनि है। इसके कौन है, भामह। ठीक है, रीति के आचार्य वामन। ठीक है, ध्वनि के जो है आनंदवर्धन। ठीक है, आनंदवर्धन। वक्रोक्ति के कौन है, कुंतक। ठीक है, और क्षेमेंद्र किसके हैं, वक्रोक्ति, कुंतक और क्षेमेंद्र किसके हैं, क्षेमेंद्र। औचित्य, औचित्य संप्रदाय, 6 संप्रदाय है। औचित्य संप्रदाय कौन है, क्षेमेंद्र। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहला सिद्धांत कौन सा, रस सिद्धांत है। फिर अलंकार सिद्धांत है, फिर रीति सिद्धांत है, फिर ध्वनि सिद्धांत है, फिर वक्रोक्ति सिद्धांत है, फिर आपका ये औचित्य सिद्धांत है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो आप देखते हैं पहले कुछ विद्वानों ने कहते हैं, कुछ विद्वान कहते हैं कि रस काव्य की आत्मा है, यानी कि भरत मुनि कहते हैं कि रस काव्य की आत्मा है, भामा कहते हैं कि अलंकार काव्य की आत्मा है, वामन कहते हैं रीति काव्य की आत्मा है, आनंद वर्धन कहते हैं कि ध्वनि काव्य की आत्मा है। ठीक है, और ध्वनि में कौन, अभिधा लक्षणा नहीं बल्कि व्यंजना जो ध्वनि होती वो। ठीक है, कुंतक कहते हैं कि वक्रोक्ति यानी कि वक्रोक्ति यानी कि कोई चीज सीधी सीधा कह करके, टेढ़ी मेढ़ी कह करके या उसको घुमा फिरा करके बातों को कहना ही काव्य की आत्मा कही जाती है, उसी को काव्य कहते हैं। औचित्य यानी कोई भी, यानी रस का प्रयोग कहाँ पर करना है, छंद का प्रयोग कहाँ पर करना है, कहाँ पर अलंकारों का, कहाँ पर गुणों का प्रयोग करना है, यह औचित्य होता है। क्षेमेंद्र कहते हैं किस स्थान पर उचित है किस चीज का प्रयोग करना, वहीं पर प्रयोग किया जाए। ये तमाम सारी चीजें जो है बताई गई हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, तो इसके बारे में पूरा विस्तार से आपको बताना है। तो काव्य की आत्मा, भारतीय सिद्धांतों का विश्लेषण हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे भारतीय काव्य शास्त्र में विद्वानों ने इस बात पर गहन विचार किया है कि काव्य का सार तत्व काव्य की आत्मा ही है। काव्य का सार तत्व क्या है, वो काव्य की आत्मा है। प्रमुख आचार्यों ने अलग अलग सिद्धांतों को काव्य की आत्मा माना, जिससे भारतीय काव्य चिंतन की समृद्धि ज्ञात होती कि भारतीय काव्य चिंतन कितने उच्च लेवल तक फैला हुआ था। काव्य की आत्मा से संबंधित प्रमुख सिद्धांतों की बात करें तो सबसे पहला सिद्धांत है वो है रस सिद्धांत। रस सिद्धांत को दिया है आचार्य भरत मुनि ने। आचार्य विश्वनाथ जो कि साहित्य दर्पण लिखते हैं, सबसे बाद के कवि हैं आचार्य विश्वनाथ। विश्वनाथ एक आधुनिक संस्कृत के कवि हैं, तो विश्वनाथ भी रस को काव्य की आत्मा स्वीकार करते हैं। और सबसे पहले सिद्धांत आचार्य भरत मुनि, जिन्होंने नाट्यशास्त्र नाम की रचना लिखी है, उन्होंने भी रस को काव्य की आत्मा माना है। मूल
रस का अर्थ होता है आनंद की प्राप्ति। यह सिद्धांत मानता है, रस सिद्धांत, कि काव्य की आत्मा रस यानी कि भावों का आस्वादन होता है। और इन्होंने कहा वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ठीक है, रसात्मक वाक्य ही काव्य होता है, यानी कि अगर बिना रस के कोई काव्य है, बिना रस के काव्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती, यानी वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ठीक है। चाहे इसको किसने, कुंतक ने कहा है, किसी ने कहा है इसको, ठीक है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। तो वाक्यम रसात्मक काव्यम का मतलब क्या होता है? वाक्यम रसात्मकम काव्यम का मतलब होता है कि रसात्मक वाक्य ही काव्य के कहलाने की योग्य होता है। सरल अर्थ, जिस रचना को पढ़ करके पाठक आनंद विभोर हो जाए, वही श्रेष्ठ काव्य होता है। अतः रस ही काव्य की आत्मा है, ऐसे आचार्य भरत मुनि और उनके समर्थक कहते हैं। आनंदवर्धन और नहीं, वो क्या नाम है, भरत मुनि और विश्वनाथ। दूसरा सिद्धांत आ चुका है आपका अलंकार सिद्धांत। अलंकार सिद्धांत की बात की तो इसके प्रणेता आचार्य भामह, ठीक है, और उसके इनके समर्थक हैं आचार्य दंडी। दंडी जो है अलंकार सिद्धांत के समर्थक विद्वान हैं, ठीक है। दंडी की रचना का क्या नाम है? काव्य आदर्श। देखिए, अलंकार सिद्धांत मानता है कि काव्य की आत्मा अलंकार होता है, यानी शब्द और अर्थ का सौंदर्य। अलंकार दो प्रकार का होता है, एक होता है शब्दालंकार, एक होता है अर्थालंकार। जब शब्दों का प्रयोग करके जो है चमत्कार उत्पन्न किया जाता है उसमें, तो शब्दालंकार, और जब अर्थों में चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसी को अर्थालंकार कहते हैं। जैसे कि तरनी तनुजा तर तमाल तरवर बहुछाई, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। यहाँ पर अर्थ क्या है? शब्दालंकार, यानी कि व्यंजन वर्णों की आवृत्ति हो रही है, अनुप्रास अलंकार, ता तत्व वर्णों की आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये यहाँ पर शब्दालंकार है। अर्थालंकार क्या होगा? जैसे कि सारी बिच नारी है, किनारी बिच सारी है, कि सारी ही किनारी है, किनारी ही की सारी है। यहाँ पर क्या है? संदेह संशय बना हुआ है, यहाँ पर हमें संदेह अलंकार है। अतः यहाँ पर अर्थ में जो है चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर अर्थालंकार हो जाएगा। क्लियर? ऐसे ही हो तमाम सारे। काव्यम ग्राह अलंकारात, यानी अलंकार से ही काव्य ग्रहण करने योग्य बनता है। अगर जिस तरीके से एक स्त्री को बिना मेकअप के आजकल खड़ा कर दिया जाए, एक दुल्हन है जिसको बिना मेकअप के, बिना गहनों के उसको खड़ा कर दिया जाए तो दुल्हन नहीं लगती है, एक स्त्री सुशोभित नहीं लगती अगर उसको पैर में पायल ना पहने हो, हाथ में चूड़ियां ना पहने हो, नाक में नथुनी ना पहने हो, कान में बाली ना पहने हो, ठीक है, माथे पे बिंदिया ना लगी हो, ठीक है। तो इस तरीके से जब गले में है उसके हार ना हो, हाथों में अंगूठी और पैरों में बिछुआ ना हो, तो ऐसी औरत जो होती है वो उतना परफेक्ट या उतनी अच्छी नहीं लगती है जितनी अच्छी एक वैसी मतलब कि ये गहना पहने हुए औरत कितनी सुंदर लगती है और बिना गहनों की औरत कितनी सुंदर लगती है। जैसे आपको बिना गहने पहने औरत लगती है, ऐसे ही काव्य में अगर अलंकारों का प्रयोग ना करें तो वैसे प्रतीत होगी। लेकिन वहीं पर अगर काव्य में अलंकारों का प्रयोग कर देंगे, जान लीजिए कि एकदम से जो मेकअप वाली लड़की, मेकअप वाली एकदम से मेकअप हो गया है और एकदम से पूरा गहना से लसोलैस है स्त्री, तो वो स्त्री जितनी खूबसूरत लगेगी ऐसे ही काव्य उतना ही खूबसूरत लगेगा। आचार्य केशवदास ने कहा कि कविता वनिता मित्र, यानी कविता और जो स्त्री होती है उसको दोनों को अलंकृत किया जाता है। अलंकरोत इति अलंकाराः, जो अलंकृत कर दे, जो सुंदर बढ़ा दे, आकर्षण बढ़ा दे, वही अलंकार होता है। अलंकार से ही काव्य ग्रहण करने की योग्य बनता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। सरल अर्थ में अगर देखें तो अलंकार यानी सजावट काव्य को आकर्षक और प्रभावी बनाते हैं, प्रभावशाली बनाते हैं, ठीक है। अलंकार हो गया। तीसरा सिद्धांत आपका कौन सा है? तीसरा सिद्धांत है भैया रीति सिद्धांत। रीति सिद्धांत की बात की तो रीति सिद्धांत के प्रणेता कौन है? आचार्य बामन। देखिए, रीति का अर्थ होता है काव्य रचना की विशिष्ट शैली या मार्ग से। रीतिरात्मा काव्य से, रीति ही काव्य की आत्मा होती है, यानी काव्य की रचना की एक विशिष्ट शैली, एक विशिष्ट मार्ग, विशेष प्रणाली जिसके तहत काव्य की रचना की जाए। सरल अर्थ में समझे तो शब्द और अर्थ के विशिष्ट संगठन, ओज प्रसाद और माधुर्य गुण से बनी होती है शब्द और अर्थ का विशिष्ट संगठन। तो उसी से बनी शैली जिसमें ओज गुण भी हो, प्रसाद गुण भी समय समय पर हो और माधुर्य हो, इसी रीति को ही आप देखते हैं औचित्य भी कह सकते हैं। ओज प्रसाद और माधुर्य से बनी रचना शैली ही काव्य को उत्कृष्ट बनाती है, ये बात आप याद रखेंगे। तो रीति संप्रदाय के प्रणेता आचार्य कौन है? आचार्य बामन। चौथा सिद्धांत आपका आ चुका है ध्वनि सिद्धांत। आनंदवर्धन ने इसको दिया है और अभिनव गुप्त ने समर्थन भी दिया है ध्वनि को। देखिए, मूल रूप से समझे तो यह सिद्धांत मानता है कि काव्य की आत्मा व्यंग्यार्थ यानी ध्वनि में होती है। यह वाच्यार्थ सीधे अर्थ से अधिक महत्वपूर्ण और चमत्कारपूर्ण होता है। जब किसी काव्य में जो कहा जाए
उसका सेम टू सेम अर्थ निकले, फिर उस काव्य का कोई उतना ज्यादा परफेक्ट या उसका अर्थ उतना जबरदस्त नहीं माना जाता है जितना अर्थ उसका तब माना जाता है जब वो एक व्यंग्य अर्थ में, यानी कहीं कुछ और बातें जाए और समझी कुछ और जाए, या उसका कुछ और तरीके से उसको लिखा जाए। सरल अर्थ, जिस काव्य में शब्दों से निकलने वाला गूढ़ अर्थ ध्वनि ही प्रमुख होता है, वहीं पर काव्य जो है यहाँ पर जो है ध्वनि काव्य की आत्मा कही जाती है। वक्रोक्ति सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत की बात की जाए तो वो कुंतक ने इसको दिया है। मूल यह मानता है कि काव्य की आत्मा वक्रोक्ति यानी चमत्कारपूर्ण कथन होता है। वक्रोक्ति यानी वक्रोक्ति काव्य जीवितम, ठीक है, यानी वक्रोक्ति जो होती है वो काव्य को जीवित रखती है, ठीक है, काव्य की आत्मा के रूप में जानी जाती है। वक्रोक्ति, वक्रोक्ति मतलब होता है कोई बात सीधी सीधी ना कह करके उसको जो है थोड़ा घुमा फिरा करके थोड़ा टेढ़ापन तरीके से लिखना, ताकि वो चीजें समझ में आ जाए, ताकि वो चीजें थोड़ा पढ़ने में अच्छा लगे। सरल अर्थ, कवि के विशिष्ट टेढ़े और आकर्षक कहने के ढंग में ही काव्य का जीवन होता है, ठीक है, काव्य तभी वो अच्छा माना जाता है चीजें होती हैं। इसके अलावा एक होता है औचित्य संप्रदाय। औचित्य संप्रदाय के प्रणेता आचार्य है आचार्य क्षेमेंद्र, और क्षेमेंद्र क्या कहते हैं कि जैसे मान लेते रस का प्रयोग कहाँ पर करना है, किस रस के साथ किस अलंकार का प्रयोग करना है, किस अलंकार के साथ कौन सी गुण का प्रयोग करना है, और कहाँ पर औचित्य है रस या छंद का, रस और अलंकार का प्रयोग करना, कहाँ पर किस गुण का प्रयोग करना है, इस चीज को जानना सबसे इंपॉर्टेंट होता है काव्य में। अगर इस चीज को जान गए तो काव्य उसी समय अच्छा माना लिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये वक्रोक्ति वाला किया, औचित्य संप्रदाय हो गया आचार्य क्षेमेंद्र वाला। सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत निष्कर्ष के हिसाब से अगर देखें तो इन सभी सिद्धांतों में रस सिद्धांत ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत रहा है, जो पहला सिद्धांत रहा है। और लास्ट में विश्वनाथ, आचार्य विश्वनाथ ने इस पर मोहर भी लगा दी। रस काव्य का अंतिम लक्ष्य है। बाकी सभी सिद्धांत अलंकार, रीति, ध्वनि, औचित्य, वक्रोक्ति ये रस को पुष्ट करने वाले साधन, यानी रस जो होता है इनसे निकलता है, इन्हीं साधनों के मिलने से, यानी अलंकार, रीति, ध्वनि, औचित्य और वक्रोक्ति से रस की उत्पत्ति होती है। अर्थात अंतिम लक्ष्य क्या होता है, रस की निष्पत्ति करना, अतः रस ही काव्य की आत्मा है, ऐसा विद्वानों ने स्वीकार कर लिया। आनंद या रस की अनुभूति के बिना कोई भी रचना अच्छी नहीं मानी जाती है। रचना देख ले, टीवी पिक्चर देख ले और कोई भी उससे आपको ज्ञान है, कोई भी रस का आस्वासन ना हो, आपको रस स्वादन ना हो, तो ऐसे में वो काव्य पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ध्वनि, अलंकार या रीति का प्रयोग तभी सार्थक होता है जब वे रस की अभिव्यक्ति में सहायक होते हैं, ठीक है। ध्वनि, रीति, वक्रोक्ति, औचित्य ये सब रस के साथ जब प्रयोग किया जाता है तभी अच्छे लगते हैं, अतः ये अच्छे नहीं लगते उतने, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से आपने इन चीजों को पढ़ा, ठीक है। इसलिए रस सिद्धांत काव्य की आत्मा के रूप में सर्वाधिक ग्राह्य और महत्वपूर्ण बना हुआ है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बेटा, कि भारतीय काव्य शास्त्र ने काव्य की आत्मा को समझने के लिए गहन दार्शनिक चिंतन किया है। हालांकि सभी सिद्धांतों का अपना महत्व है, लेकिन रस सिद्धांत ही काव्य के आंतरिक और अनुभूत सत्य को व्यक्त करने के कारण सबसे ऊपर माना जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। बाकी प्रश्न चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन टी.एस. एलियट का पूरा दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे तो ये क्वेश्चन आपके हैं, पीडीएफ पे आपको मिल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र से ही रिलेटेड है, ठीक है। अगला आपका आलोचना से रिलेटेड होगा। हिंदी आलोचना में क्या है, हिंदी आलोचना के विकास में संवैधानिक आलोचना, मार्क्सवादी आलोचना, मनोविश्लेषण आलोचना का योगदान क्या, तुलनात्मक अध्ययन, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपसे परीक्षा में दीर्घ उत्तरीय के हैं। ये सब पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। जिनको भी पीडीएफ प्राप्त करना, पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। मात्र 100 रुपीज फीस आपको लगेगी। 9161 93 60 62 इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर एसएमएस कर देना है। क्या एसएमएस करना है, आपको अपना नाम एसएमएस कर देना है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में है अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा, ठीक है। 5th सेमेस्टर के लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई है। सभी विश्वविद्यालय के बच्चों के लिए है, ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा, लिखित भी मिलेगा, ठीक है। अपना जितना लिख करके भेजेंगे इस नंबर पर व्हाट्सएप पर आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा। उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपये फीस जमा कर देने हैं। ये फीस आप किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं, ये बात ध्यान रखिए। आपको सब कुछ मिलेगा। हम तो कहेंगे कि आप 5वां और 6वां सेमेस्टर एक साथ ही जुड़ जाइए। 5th और 6th सेमेस्टर का अगर एक साथ आप फीस जमा करते हैं तो पूरा बीए आपका कंप्लीट हो जाता है। कितने रुपए में, मात्र 150 रुपये फीस में। और वैसे आप अगर खरीदोगे तो 5th सेमेस्टर का भी पढ़ोगे तो 100 रुपये लगेगा। फिर 6th सेमेस्टर में आप बोलोगे हमको गुरुजी पढ़ना है तो 5th और 6th का फिर 6th का 100 लगेगा, तो दोनों को मिलाकर के 200 रुपये हो जाएंगे। लेकिन अभी अगर एक साथ जुड़ेंगे तो केवल 150 रुपये है। और ये हमारे पुराने बच्चों पर भी लागू होते जो हमारे ग्रुप में पहले से पढ़ रहे हैं।
तो अगर वो आप लोग देख रहे हैं तो आप भी जुड़ सकते हैं। आप मेरे पास SMS कर दीजिए, गुरुजी हम आपसे पहले 5th सेमेस्टर वाले ग्रुप से जुड़े हुए हैं और हमको 6 का भी एडमिशन लेना है। तो अभी एडमिशन चल रहा है, 6 वाला एडमिशन भी आपका मतलब नाम नोट कर लिया जाएगा, जैसे ग्रुप बनेगा उसमें आपको इंक्लूड कर दिया जाएगा। जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं तो 5वां 6वां एक साल लेंगे मात्र 150 रुपए, और 5th सेमेस्टर का केवल लेंगे तो आपका 100 रुपए फीस लगेगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमेशा बनाए रखेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल है, जिस पर को करिकुलर की परीक्षाओं की तैयारी होती है, एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, उसको पूरा देख लीजिएगा। और साथ ही साथ में BA के रेकर पर आपको और भी चीजें मिल जाएंगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।